हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक एंड यू हैव एंजॉयड स्टडिंग चैप्टर नंबर 1। नाउ लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी आज के जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जहां पर बिजनेसेस हो रहे हैं, द नेचर इज डायनामिक। ऐसे सिनेरियोज में जब भी हम बिजनेस करते हैं, ये जो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें आप बिजनेस करते हो, तो कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, हाउ शुड यू फंक्शन इन दिस एनवायरनमेंट, वो हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं। तो कौन से टॉपिक्स हम देखने वाले वो हम पहले देख लेते हैं इंडेक्स के द्वारा, एंड देन हम ये चैप्टर को इन डेप्थ समझेंगे। सबसे पहले जो दो टॉपिक्स हम देखने वाले हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। These two topics comes under the head quality management। यानी आजकल के जमाने में बिजनेसेस में क्वालिटी मेंटेन करना काफी जरूरी है, और वो कैसे कर सकते हैं वो हम ये दो टॉपिक्स में देखने वाले हैं। उसके बाद एक बड़ा टॉपिक आता है, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आई होप आप सबने ये नाम एक बार सुना है, लेकिन अभी ये टॉपिक को हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, मॉडल्स है, हम अच्छे से सप्लाई चेन कैसे मैनेज कर सकते हैं वो सब कुछ हम ये टॉपिक में देखने वाले हैं। इसके अंदर पुश मॉडल, पुल मॉडल क्या होता है वो हम देखेंगे, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन क्या होता है वो हम देखेंगे, रिलेशनशिप मार्केटिंग हम देखेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हम देखेंगे, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे, और लास्ट में ब्रांड स्ट्रेटेजी बिल्ड करना हो तो वो कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखने वाले। तो दिस इज another topic that we are going to study in this chapter, which is supply chain management। and last में 4-5 छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं, जैसे आउटसोर्सिंग हो गया, सर्विस लेवल अग्रीमेंट हो गया, गेन शेयरिंग अग्रीमेंट है, डाउनसाइजिंग है और ऑफशोरिंग है। तो ये जो 4-5 टॉपिक्स है छोटे छोटे, वो भी हम एंड में देख लेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर का स्ट्रक्चर क्लियर है। चलिए नाउ लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। अभी ये चैप्टर को इन डेप्थ समझते हैं। चैप्टर नंबर 2 नाम है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। नाम क्या है? मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। आजकल के जमाने में टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज दैट ऑफ अ बायर्स मार्केट। आजकल का जो एनवायरनमेंट है इज दैट ऑफ अ बायर्स मार्केट। किसका मार्केट है? बायर्स मार्केट। इसका मतलब क्या है कि आजकल के जमाने में अगर आपने बायर को अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं दिए तो बार्गेनिंग पावर बायर के पास है। If we are not getting a good product, we are not going to buy it. If the product is not as per our quality requirements, we are not going to buy it. Because market में बहुत सारे कंपनीज आ गए हैं, बहुत सारे कंपिटिटर्स हैं, इसकी वजह से जो बार्गेनिंग पावर है वो किसके पास आ गया है? बायर के पास आ गया है। पहले क्या था? लिमिटेड प्रोडक्ट्स थे, लोगों की ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, ये है, ये मिल रहा है, वो ले लेते थे। लेकिन आजकल हमारे रिक्वायरमेंट ज्यादा है, स्पेसिफिकेशन ज्यादा है और ऑप्शंस भी ज्यादा है, इसलिए आजकल की जो मार्केट है वो किसकी मार्केट है? इट इज अ बायर्स मार्केट। वी हैव द बार्गेनिंग पावर टू चूज व्हाट वी वांट टू बाय एंड व्हाट वी डोंट वांट टू बाय। नेक्स्ट, द ट्रेंड इज रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजिशंस एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज इतना डेवलप हो रहा है मार्केट, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से ऑप्शंस भी ज्यादा है और बायर्स के रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस भी हो रहे। The challenge for businesses today is to satisfy their customer through exceptional performance of their processes। यानी ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि आपके जो बिजनेस के एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस है उसमें आप कैसे क्वालिटी इंप्रूव करके कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो, ताकि आपका सेल्स भी बढ़े और आप प्रॉफिट भी कमा सको। आई होप आपको ये चैप्टर का ओवरव्यू क्लियर है। चलिए नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। जैसे मैंने आपको कहा, इन टुडेज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट ensuring that you are delivering quality products is of most importance। utmost importance है कि आपको क्वालिटी देनी है, तो उसके लिए खर्चा भी होगा, क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। तो वो क्वालिटी कैसे मेंटेन करे और कैसे खर्चा मेजर करे वो हम देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी नाम के टॉपिक में। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जैसे नाम ही बता रहा है कि भाई क्वालिटी मेंटेन करनी है तो उसका कितना खर्चा होगा, वो हम कैसे मेजर करें और कैसे क्लासिफाई करें वो हम ये टॉपिक में देखने वाले। चलिए लेट्स बिगिन। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हैज बीन अराउंड मेनी इयर्स। In the past, it was assumed that increased quality is accompanied by increased cost। पहले क्या माना जा रहा था कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देने हैं तो ज्यादा कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। ज्यादा कॉस्ट मतलब ज्यादा अच्छी क्वालिटी, कम कॉस्ट यानी कम अच्छी क्वालिटी। ये पहले के जमाने में ऐसे लोग सोचते थे। हायर द क्वालिटी मीन्स हायर द कॉस्ट। बट टुडे द व्यू फॉर क्वालिटी कॉस्ट among the practitioners seems into following 3 categories। अभी थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो गया है।
पहले क्या होता था भाई, क्वालिटी आपको इंक्रीज करनी है तो ज्यादा पैसे लगेंगे, क्वालिटी इंक्रीज करनी है तो हायर कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। लेकिन आज का जो पर्सपेक्टिव है, आज का जो माइंडसेट है वो थोड़ा चेंज हो गया है। कैसे? सबसे पहले लोग क्या मानते हैं, हायर द क्वालिटी मींस हायर द कॉस्ट। ये तो बराबर है, फैक्ट है, यू कैन नॉट चेंज दैट कि भाई क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो खर्चा तो होगा, लेकिन द रिजल्टेंट सेविंग्स आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी अच्छी करते हो और क्वालिटी अच्छी रखने के लिए जो खर्चा आप इनकर करते हो, उसकी वजह से जो सेविंग्स होता है, रिजल्टेंट सेविंग्स होता है, दैट इज मोर हायर, दैट इज हाई देन द कॉस्ट दैट यू हैव इनकर्ड। सर कैसे? हम एग्जांपल देके समझाओ। अगर आपने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए हैं तो सोचो कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेगा, ही विल डू वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी टू अदर पीपल, उसकी वजह से आपको और कस्टमर्स मिलेंगे, वो आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स देगा, जिसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होगा, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो सोशल मीडिया पे आपका ब्रांडिंग अच्छा होगा, रिव्यूज अच्छे आएंगे, प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा, कंपनी ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ेगी, जो आपके शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयज भी खुश हो गए, कस्टमर्स भी खुश हो गए, शेयर होल्डर्स भी खुश हो गए। हेंस अगर आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देते हो तो जो रिजल्टेंट सेविंग्स है, जो बेनिफिट्स हमें दिख रहे हैं, वो काफी ज्यादा है। इसीलिए क्वालिटी पे खर्चा करना इज रीजनेबल, इसीलिए हमें खर्चा करना जरूरी है। तो आज ये पर्सपेक्टिव हो गया। नेक्स्ट क्वालिटी कॉस्ट आर दोज incurred in excess of those that would have been incurred if product was built or services were performed exactly right the first time। यानी अगर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम में ही एकदम अच्छा बन गया होता, इट वुड हैव बीन द राइट प्रोडक्ट एट द फर्स्ट टाइम, तो ये क्वालिटी का कॉस्ट आपको इनकर ही नहीं करना पड़ता। यानी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो इनकर हो रहा है, दैट इज ओवर एंड एक्सेस ओवर अबाउ द कॉस्ट दैट वुड हैव बीन इनकर्ड व्हेन द प्रोडक्ट वाज बिल्ट राइट द फर्स्ट टाइम। अगर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम ही अच्छा बन गया होता तो ये कॉस्ट आपको इनकर नहीं करना पड़ता। हेंस ये कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट अभी तक राइट नहीं बना है, तो ऑब्वियसली उसको अच्छा इंप्रूव करते करते वो प्रोडक्ट को राइट बना दीजिए। तो ये आज के पर्सपेक्टिव से। अभी हम जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि भाई कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये जो नाम दिया है उसका क्लासिफिकेशन और बाइफर्केशन क्या है। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज डिवाइडेड इनटू टू। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज डिवाइडेड इनटू टू, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। अभी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस। एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। इसका तीसरा भी नाम है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये मैंने ऊपर लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे लिखा है, सी इट इज नोन एज प्राइस ऑफ कन्फर्मेंस एंड प्राइस ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। वैसे ही कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ फेलियर टू कंट्रोल, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ फेलियर टू कंट्रोल। सर अभी इसका मतलब हमें समझा दीजिए। चलो वो भी समझ लेते हैं। दो तरीके के कॉस्ट होते हैं, एक कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। अभी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी क्या है? तो आपको अगर अपना प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बनाना है, आपको अपना प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का बनाना है, तो उसके लिए जो आप कॉस्ट इनकर करते हो उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। और दूसरा क्या है? कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। आपका प्रोडक्ट बन गया है लेकिन कैसा बना है? पुअर क्वालिटी का बना है। आपका प्रोडक्ट बन गया है लेकिन कैसा बना है? पुअर क्वालिटी का बना है। तो वो पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट को इंप्रूव करना पड़े या फिर उसमें क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़े, या फिर अगर कस्टमर को आपने पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दिया है तो एडिशनल जो अभी खर्चा करना पड़ेगा आपको, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। इसके एग्जांपल्स हम समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में भी दो आते हैं, एक है प्रिवेंशन कॉस्ट, एक है अप्रेजल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, उसके नीचे दो आते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। देखो हमें क्लास में ही बाय हार्ट करना है, हमारे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, ये बैच खत्म होता है यानी आपको पूरा SCPM जो है ना, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वो दिमाग में घुस जाना चाहिए। इसीलिए यू हैव टू बी 100% अटेंटिव इन क्लास। और मैं जो आपको बुला रहा हूं वो बोलते रहो, गेट इन्वॉल्व विद मी। भले आप वीडियोस में लेक्चर देख रहे हो, कोई वांधा नहीं, मैं आपके सामने हूं, मैं आपको देख रहा हूं और आप भी मुझे देख रहे हो, इसलिए वी हैव टू बी इन्वॉल्व। बोलते रहो, इन्वॉल्व होते रहो, इससे क्या होगा? आपके दिमाग में चीजें रजिस्टर होगी। तो बोलो मेरे साथ, सबसे पहले क्या है? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। बोलो क्या है? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज डिवाइडेड इनटू टू। सबसे पहला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। दूसरा क्या है? कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। दूसरा क्या है? कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी।
अभी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी इज डिवाइडेड इनटू टू, उसमें दो तरह के कॉस्ट आते हैं, एक प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरा अप्रेजल कॉस्ट। एक है प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरा है अप्रेजल कॉस्ट। सर प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूं। आपका जो प्रोडक्ट है उसे अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए, वो खराब क्वालिटी का ना बने, इसके लिए प्रोडक्ट बनाने का चालू किया ना आपने, द डे फ्रॉम यू स्टार्ट मेकिंग द प्रोडक्ट, उसके पहले ही द कॉस्ट दैट यू इनकर टू प्रिवेंट द क्वालिटी टू बिकम बैड, टू प्रिवेंट द क्वालिटी टू बिकम पुअर, उसके लिए जो आप कॉस्ट इनकर करते हो, इट इज नोन एज प्रिवेंशन कॉस्ट। नाम में ही लिखा है prevent the product from becoming bad, prevent the product from becoming of पुअर क्वालिटी, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट। दूसरा क्या है, अप्रेजल कॉस्ट। आपके कंपनी में भी आप जहां काम करोगे वहां पे अप्रेजल रोज होता है, नहीं कभी कभी होता है ना, इंटरवल्स में होता है, बीच बीच में। तो अप्रेजल कॉस्ट का मतलब क्या है, when your product is getting built, at every stage you try to improve the quality, or at every stage you try to ensure that quality is maintained। आपके हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टेज में क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, उसके लिए आप जो खर्चा इनकर करते हो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रेजल कॉस्ट। उसे हम क्या कहते हैं, अप्रेजल कॉस्ट। आगे हम एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू। उसके अंदर आता है एक तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट और दूसरा है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट मतलब क्या है, इंटरनल फेलियर नाम में ही लिखा है, देखो नाम से समझो चीजें। इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक तो देखो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो पुअर क्वालिटी का बन गया है, प्रोडक्ट अपना खराब बन गया है। अभी क्या हो रहा है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट खराब क्वालिटी का बना, लेकिन आपको कस्टमर को देने से पहले ही पता चल गया कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब क्वालिटी का है। कस्टमर के तक पहुंचने से पहले ही आपको कंपनी में ही पता चल गया कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। हेंस बिफोर सेलिंग इट टू द कस्टमर, आइदर यू स्क्रैप दैट प्रोडक्ट और यू सेंड इट टू रीवर्क, और कुछ इंप्रूवमेंट करके फिर आप मार्केट में देते हो। तो वो जो खर्चा आप इनकर कर रहे हो दैट इज नोन एज इंटरनल फेलियर कॉस्ट। और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या है कि भाई ये प्रोडक्ट आपका खराब क्वालिटी का था और वो कस्टमर तक पहुंच गया। अभी प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में आने के बाद कस्टमर आपको बता रहा है कि ये प्रोडक्ट बिगड़ा हुआ है, इसलिए वो क्या करता है, वो सर्विस सेंटर पे आता है, वो रिपेयर्स के लिए आता है, और फिर आप जो खर्चा इनकर करते हो, जैसे रिपेयर्स का खर्चा हो गया, सर्विस सेंटर में सर्विसेज देने का खर्चा हो गया, प्रोडक्ट आप रिप्लेस करके देते हो तो उसका खर्चा हो गया, कोई नया प्रोडक्ट आप देते हो उसका खर्चा हो गया, कोई वारंटीज आपने दी है जिसमें प्रोडक्ट बिगड़ जाता है उसका खर्चा हो गया। तो ये सारे जो खर्चे हैं दैट इज व्हाट, दैट आर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोडक्ट का साइकिल क्लियर है, यू कैन विजुअलाइज इट। सबसे पहले क्या आता है, बोलो मेरे साथ, एवरीवन क्या होता है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, उसके नीचे क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी मतलब क्या कि प्रोडक्ट अच्छा बने, इसके लिए आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो, उसमें दो टाइप के कॉस्ट आते हैं। एक है प्रिवेंशन कॉस्ट, प्रोडक्ट बनने से पहले ही आपने कॉस्ट इनकर किया ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बने, दैट इज प्रिवेंशन कॉस्ट। और आपका प्रोडक्ट जब भी बन रहा है तभी हर स्टेज पे यू आर इंश्योरिंग के प्रोडक्ट मेंटेन्स दैट क्वालिटी, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रेजल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी में दो तरह के, एक तो हमारा प्रोडक्ट पुअर क्वालिटी का बन गया, हमें पता चल गया, यानी हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज नॉन कन्फर्मेंस, प्राइस ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, यानी हमें जैसा चाहिए था वैसा ही नहीं बना, या फिर फेलियर टू कंट्रोल, हम प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए, प्रोडक्ट खराब क्वालिटी का बन गया। अभी क्या करना है, दो चीजें हो सकती है, एक तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, यानी प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाने से पहले ही आपको पता चल गया, प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाने ही आपको पहले पता चल गया कि भाई प्रोडक्ट खराब है, तो आप या तो स्क्रैप करवाते हो, रिवर्क करवाते हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट मतलब क्या, प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच गया है और फिर आपको पता चला कि अरे यार ये प्रोडक्ट तो खराब है, और कस्टमर ने आपको बताया, तभी आपको व्हाट वी कॉल वारंटीज में देना है, सर्विस सेंटर में रिपेयर्स करने पड़े, नया प्रोडक्ट देना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ा, एक्सचेंज करना पड़ा, ये सारी चीजें क्या है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। आई होप इट इज क्लियर। अभी हम थियरी जो है वो फटफट पढ़ लेते हैं, आपको मीनिंग पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया, आई होप कि आपको दिमाग में भी ये सारे कॉस्ट घुस गए। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट इनकर्ड फॉर preventing the poor quality of a product and services may be termed as prevention cost. They are planned and incurred before actual operation. ये चीज याद रखना, before actual operation, अगर आपके पास हाइलाइटर है तो हाईलाइट कर देना, and are associated with the design, implementation and maintenance of quality. Before the production अगर आप कोई खर्चा करते हो that is prevention cost to improve the quality. Examples क्या है,
क्वालिटी इंजीनियरिंग है, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, क्वालिटी प्लानिंग की है, क्वालिटी ऑडिट्स किए हैं, फिर फील्ड ट्रायल्स पे आप गए हो, डिजाइन रिव्यू किया है, फिर प्रोसेस इंजीनियरिंग किया है, सप्लायर का इवैल्यूएशन किया है कि भाई कहां से कौन से सप्लायर से प्रोडक्ट लेना है, प्रिवेंटिव इक्विपमेंट मेंटेनेंस लिए है, टेस्टिंग मटेरियल किया है, सप्लायर्स को एडुकेट किया है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? दिस इज नथिंग बट प्रिवेंशन कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट क्या है? द नीड ऑफ कंट्रोल इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज to ensure high quality level in all the stages, to ensure high quality in all the stages, conformance to quality standards and performance requirements is nothing but appraisal cost। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? एक तो इंस्पेक्शन, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? इंस्पेक्शन। देखो सप्लायर का अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हो तो दैट विल बी अंडर प्रिवेंटिव कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट। लेकिन एट एवरी स्टेज अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हो या फिर ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है ना, ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उससे मेंटेन करने की आप ट्राई कर रहे हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की आप ट्राई कर रहे हो, ये कुछ वर्ड्स है वो याद रख लेना। आपको एमसीक्यूज में या फिर आपका जो पेपर 6 है उसमें पूछ सकते हैं, 4 कॉस्ट दे देंगे एंड देन क्लासिफाई विच इज अप्रेजल कॉस्ट। तो ऐसे अगर वर्ड्स आपको दिखते हैं ना, इंस्पेक्शन है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है, प्रोसेस के हर लेवल पे क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो दैट इज नथिंग बट अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट इनकर्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ कन्फर्मेंस टू क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। एग्जांपल फील्ड टेस्टिंग हो गया, इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग द मटेरियल्स हो गया वंस दे आर इन एंड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, पैकिंग का इंस्पेक्शन आप कर रहे हो, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस आप कर रहे हो, आउटसाइड कोई सर्टिफिकेशंस आप ले रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या आएगी? अप्रेजल कॉस्ट में आ जाएगी। इंटरनल फेलियर कॉस्ट, these costs are caused by product or services not conforming to the requirement of customer and needs and are found before delivery of the product and services to external customer। इसे हाईलाइट कर देना, before the delivery, before the delivery वो क्या था? प्रिवेंशन कॉस्ट इज बिफोर एक्चुअल ऑपरेशंस वर्सेस इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या है? बिफोर द डिलीवरी। इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या है? बिफोर द डिलीवरी। यानी अगर बिफोर द डिलीवरी टू कस्टमर आपको पता चल जाता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो आपको इंटरनल फेलियर कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। एग्जांपल स्क्रैप, रीवर्क, रीडिजाइन, रीटेस्टिंग एंड डाउन टाइम। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट ये क्या है? These costs are incurred when the products or services fail to reach the desired quality standards and are not detected until transferred to the customer। कस्टमर के पास पहुंच गया और अभी कस्टमर आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो आपको कॉस्ट ऑफ रिकॉल हो गया, लॉस सेल्स ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस, शायद वो कस्टमर वापस आए नहीं हमारे पास, रिटर्न्स और अलाउंसेस का खर्चा, वारंटीज का खर्चा, प्रोडक्ट लायबिलिटी का खर्चा, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो गया, मार्केट शेयर कम हो गया, कस्टमर सपोर्ट नहीं मिला, तो ये सारी चीजें का जो खर्चा हमें इनकर करना पड़ा है दैट इज नथिंग बट एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। आई होप इट इज क्लियर, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिमल COQ, यानी ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होना चाहिए सर? तो एक ऐसा ग्रुप होगा जो बोलेगा सर हम प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट इतना इनकर करें कि इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट 0 हो जाए। अच्छी बात है, अगर आप इतना खर्चा इनकर करते हो कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट 0 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर अगर हम कितनी भी मेहनत करें ना, प्रोडक्ट खराब क्वालिटी का बनता ही है थोड़ा बहुत, तो हम क्या करेंगे? प्रिवेंशन अप्रेजल पे कोई खर्चा नहीं करते हैं, हम इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के लिए एक बजट रख देते हैं कि भाई इतने प्रोडक्ट्स तो खराब निकलेंगे, उसको हम रिपेयर करके दे देंगे। ये भी एक थॉट प्रोसेस है। लेकिन ऑप्टिमल COQ क्या बोल रहा है? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपका बिजनेस का खर्चा काफी बढ़ जाएगा। अगर आप या तो आप प्रिवेंशन अप्रेजल कॉस्ट इनकर ही नहीं करते हो तो आपका प्रोडक्ट इतना खराब बनेगा कि इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट इतना ज्यादा हो जाएगा ना दैट योर कंपनी वोंट बी एबल टू बेयर इट। वर्सेस अगर आप बोलते हो कि मैं प्रिवेंशन अप्रेजल कॉस्ट इतना सारा इनकर कर दूं कि मेरा इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट 0 हो जाए, तो हो सकता है, लेकिन ऐसे में आपका ये प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा ना, इतना बढ़ जाएगा, और फिर भी थोड़ा बहुत इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कहीं ना कहीं आ जाएगा। और अगर वो 0 भी होता है तो ये जो बढ़ा हुआ कॉस्ट है ना दैट विल नॉट बी अफोर्डेबल, आपका प्रॉफिट्स कम हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है? आपको एक ऐसे ऑप्टिमल लेवल पे पहुंचना है वेयर your internal failure and external failure cost is also minimum and your prevention and appraisal cost is also minimum। यानी ये दोनों का रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। अगर आप प्रिवेंशन कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी ज्यादा इनकर करते हो तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कम हो जाएगा, और अगर आप कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी ज्यादा इनकर कर रहे हो तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी कम हो जाएगा। समझ रहा है? अगर आप पहले क्वालिटी इंप्रूव करते हो तो बाद में खर्चा नहीं होगा ना, और अगर आप बाद में क्वालिटी के लिए खर्चा करने वाले हो कि बिगड़ा हुआ गया है तो पहले खर्चा कम होगा। इसीलिए दिस बोथ हैव इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशनशिप है? आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कैसा रिलेशन है। यहां पे मैंने कहीं तो लिखा है दे हैव इनवर्स रिलेशन, आप ये पैराग्राफ में ढूंढ लेना, यहां पे लिखा हुआ है दे हैव
इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। तो ऑप्टिमल सीओक्यू क्या है? देखो, अगर कॉस्ट ऑफ मेरा नॉन कन्फर्मेंस, कॉस्ट अगर मेरा यहां पे बढ़ रहा है तो वैसे ही मेरा कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस जो है वो धीरे धीरे कम होगा। तो ट्राई टू रीच एट अ लेवल वेर योर कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस एंड योर कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस इज मिनिमम। इससे क्या होगा? आपका प्रोडक्ट भी अच्छे से मार्केट में चलेगा, आपका ब्रांड नेम भी बना रहेगा और आपके दोनों कॉस्ट भी कम हो गए ताकि प्रॉफिट आपको ज्यादा मिले। ये एक बार हम पढ़ लेते हैं। इट इज जनरली एक्सपेक्टेड दैट इंक्रीज एक्सपेंडिचर इन प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट इज लाइकली टू रिजल्ट इन सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फेलियर कॉस्ट। बराबर है, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है। बिकॉज ऑफ द ट्रेड ऑफ देयर मे बी ऑप्टिमम ऑपरेटिंग लेवल इन विच द कंबाइंड कॉस्ट्स आर मिनिमम। हेंस it is further argued that striving for zero defect through a program of continuous improvement is not good for economic interest of the company। कहीं बार अगर हम ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझे जीरो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इनकर करना है तो कई बार कंपनी के लिए इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि तभी आपका प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए यू हैव टू रीच अ लेवल विच इज एट ऑप्टिमम लेवल, जहां पे आपका दोनों कॉस्ट मिनिमम है। आई होप इट इज क्लियर, इजी। चलिए नेक्स्ट क्या है? आइसबर्ग मॉडल। इतना कुछ काम का नहीं है, एक बार आप सिर्फ खुद पढ़ लेना, फालतू टॉपिक है। इसमें क्या दिया? आइसबर्ग कैसा होता है? ऊपर से आपको ये थोड़ा दिख रहा है, बराबर, आइसबर्ग, लेकिन उसके नीचे काफी बड़ा होता है। वैसे बिजनेसेस में भी क्या होता है? ऊपर से आपको थोड़े थोड़े कॉस्ट ही दिखेंगे, जैसे कस्टमर रिटर्न्स का कॉस्ट है, वेस्ट का कॉस्ट है, रिजेक्ट का कॉस्ट है, इंस्पेक्शन का कॉस्ट है, और ये सारी चीजें हम इनकर करेंगे। लेकिन आइसबर्ग मॉडल क्या बोलता है कि ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो अननोटिस्ड जा रहे हैं, जो हमें पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन इनकर हो रहे एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो उस पर भी आप फोकस करो, इससे भी क्या होगा? आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। कौन से ऐसे खर्चे हैं? लेट पेपर वर्क हो रहा है, एक्सेस इन्वेंट्री पड़ी है, अनयूज्ड कैपेसिटी है आपकी, एक्सेसिव आईटी का कॉस्ट हो रहा है, कंप्लेन हैंडलिंग का कॉस्ट हो रहा है, फिर जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर है उनके साथ टाइम जा रहा है बातें करने में, कॉल्स उठाने में वगैरह। तो ये सारे खर्चे हैं जो कई बार इग्नोर होते हैं, इन पर भी आप ध्यान दो तो आपका जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ओवरऑल बेसिस पे है वो इंप्रूव होगा। आई होप इट इज क्लियर, अच्छे से समझा है एवरीवन। चलिए, आई होप अभी आपके पास पानी का बॉटल है, पानी पी लेना, क्योंकि बीच बीच में पानी पीना अच्छा होता है। मैं भी पी लेता हूं, आप भी पी लेना। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? क्वालिटी मेंटेन करने के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। दूसरा टॉपिक क्या है? TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नाम में ही लिखा है कि भाई जब भी हम क्वालिटी मैनेज करते हैं तो टोटली मैनेज करो। इसका मतलब क्या है वो हम अभी पढ़ते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी aimed at embedding awareness of quality in all organizational processes। आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रोसेसेस में क्वालिटी इंप्रूव करने की आप जब भी कोशिश करते हो, उसे हम कहते हैं कि हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया। TQM requires that company maintains this quality standard in all aspects of its business। यानी यहां पर प्रोसेसेस की बात की जा रही है। यहां पे देखो, कहीं पे प्रोडक्ट की बात नहीं की जा रही है कि आपके प्रोडक्ट में आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी है। ज्यादा तरीके से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसके बारे में बात कर रहा है? आपके ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस है, उनके जो सारे एस्पेक्ट्स है उस पे आप क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्रूव करो, इंप्लीमेंट करो, ताकि आपके प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट, this requires ensuring that things are done right the first time and that defects and waste are eliminated from the operations। यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या बोलता है कि आप इंश्योर करो कि भाई फर्स्ट टाइम ही आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा बने और आपके प्रोसेसेस फर्स्ट टाइम ही इतने अच्छे डेवलप्ड हो कि आगे जाके आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप ना रहे। TQM is viewed as an investment and not as a cost। जैसे मैंने आपको कहा, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में क्वालिटी इंप्रूव करना इज बिकम एन इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि जो रिजल्टेंट सेविंग्स है वो ज्यादा है देन द कॉस्ट दैट वी इनकर। हेंस इन्वेस्टमेंट इन TQM कैन बी मेड एज फॉलोज। TQM अगर इंप्लीमेंट करना हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, तो वो यहां पे उन्होंने बताया। सबसे पहले फाइन ट्यूनिंग द प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोसेसेस फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी। आप कौन से प्रोडक्ट्स बेच रहे हो और कौन से प्रोसेसेस यूज कर रहे हो, उनमें एक अच्छा सा फाइन ट्यूनिंग कर दो ताकि आपकी क्वालिटी बनी रहे। दूसरा, इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड एम्पावरिंग एम्प्लॉयज प्रोफेशनली एंड पर्सनली। आपका आखिर कंपनी के जो एसेट्स है, जो हाथ पांव है, वो कौन है? एम्प्लॉयज है। तो एम्प्लॉयज को एम्पावर्ड रखो, एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेके आओ, ताकि एम्प्लॉय खुश तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो कस्टमर खुश, इसलिए एम्प्लॉय को भी खुश रखना जरूरी है। इंप्रूविंग द टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट टू क्वालिटी। अगर आपको TQM इंप्लीमेंट करना है तो टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट चाहिए, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी बिल्ड होगी, वरना नहीं होगी। सर ये कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज है
मुकेश अंबानी खुद ही एटीट्यूड वाला है कि भाई चलेगा, गुजराती भाई जी ने चाल से, जय करवो ही चाल से। इफ ही हैज दिस एटीट्यूड ऑफ चाल से, तो पूरे कंपनी में क्या ड्राइव होगा? प्रोडक्ट खराब बनो ने चाल से, ये क्वालिटी रही ना चाल से, वो चाल से एटीट्यूड आ जाएगा। वर्सेस अगर टॉप मैनेजमेंट इज कमिटेड कि नहीं भाई अगर मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है इट हैज टू बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, अगर वहां से ये ड्राइव हो रहा है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर ड्राइव होगा। इफ रतन टाटा इज वेरी मच फोकस्ड ऑन क्वालिटी, तो पूरी टाटा इंडस्ट्रीज में हर एक चीज में क्वालिटी मेंटेन्ड होगी। हेंस देयर इज एन इंपॉर्टेंट दैट देयर इज कमिटमेंट टू क्वालिटी फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड प्रॉपर रिवॉर्डिंग बेस्ड ऑन अचीवमेंट्स। आजकल मोटिवेशन की जरूरत सबको है, इसीलिए अगर क्वालिटी कुछ अच्छी हो रही है, कहीं पे आपने देखा कि यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट हुए, 6 मंथ्स में वो लोग ने कहीं पे भी कुछ भी खराब क्वालिटी का नहीं किया, तो अवार्ड्स दो, रिवॉर्ड्स दो, इससे वो बंदा मोटिवेटेड फील होगा और कंपनी में एक कल्चर बना रहेगा। लास्ट, इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अपनी क्वालिटी अच्छी है या नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा? कस्टमर सेटिस्फाइड है मतलब हमारी क्वालिटी अच्छी है। चलो, तो दीज वर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आई होप इट इज क्लियर। यहां पे हमें क्या करना है? प्रोसेसेस में क्वालिटी इंप्रूव करनी है, और अगर प्रोसेसेस में क्वालिटी इंप्रूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें भी क्वालिटी इंप्रूव होगी। लेकिन साथ साथ हमें एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखना है, कल्चर का भी ध्यान रखना है, टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट भी होना चाहिए। ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, और ये सारी चीजें को अच्छे से कहां पर डिफाइन की गई है? 6 C's ऑफ TQM। ओवरऑल ये TQM जो बात कर रहा था, ये पूरे ऊपर के 2 पैराग्राफ में जो ज्ञान बांटा हुआ है ना, उसे समराइज किसने किया है? 6 C ऑफ TQM ने। तो आपको ये 6 C ऑफ TQM है वो अच्छे से याद रखने हैं। कौन से C है? सबसे पहला है कमिटमेंट, दूसरा है कल्चर, तीसरा है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, चौथा है कॉपरेशन, पांचवा है कस्टमर फोकस, और छठा है कंट्रोल। हम ये 6 C भी यहां पे याद कर लेंगे। सबसे पहला है कमिटमेंट। कमिटमेंट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमें ये पेन बनानी है, हमारी इंडस्ट्री, आपका जो भी नाम है, मेरा नाम मनन है, मनन इंडस्ट्रीज हम खोलेंगे और वहां पे हम क्या बनाएंगे? पेन बनाएंगे, अच्छे से अच्छी पेन बनाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, अंबानी जी का एटीट्यूड अगर होगा चाल से, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? चाल से। वैसे मनन इंडस्ट्रीज में मेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? नहीं चाल से। मेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? भाई प्रोडक्ट तो अच्छी क्वालिटी का बनना ही चाहिए। तो सबसे पहला सी क्या है? कमिटमेंट। देयर हैज टू बी अ कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का बनना चाहिए, और हमारे जो प्रोसेसेस है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। इसलिए जो फर्स्ट सी है वो क्या है? कमिटमेंट। फर्स्ट सी क्या है? कमिटमेंट। दूसरा है कल्चर। कमिट तो कर दिया, लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर भी तो बिल्ड करना पड़ेगा। ये जो हमारा कमिटमेंट है वो लोगों को बताना भी पड़ेगा। वो कैसे बताएंगे? वाया ट्रेनिंग्स। Training lies at the center of effecting a change in culture and attitudes. कंटिन्यूअस बेसिस पे ट्रेनिंग्स देते रहो ताकि ये जो कल्चर है हमारा वो डेवलप होता रहे, ताकि क्या होगा? कल्चर डेवलप होता रहे। तो आई होप आपको 2 C याद है। पहला सी कौन सा था? कमिटमेंट। कम ऑन एवरीवन विथ मी। पहला सी कौन सा था? कमिटमेंट। दूसरा सी कौन सा था? कल्चर। पहला सी कमिटमेंट, दूसरा सी कल्चर, तीसरा सी क्या है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कमिटमेंट भी कर लिया, कल्चर भी डेवलप हो गया, अभी काम तो करना है ना। ऑर्गेनाइजेशन में पैसे किस बात के मिलते हैं? काम करने के, पेन बनाने के। तो पेन बनाने के लिए आपको क्या करना है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है। पहली बार आपने बनाया, कुछ डिफेक्ट्स है, दूसरी बार बनाओ, वापस इंप्रूव करो, वापस बनाओ, वापस इंप्रूव करो, वापस बनाओ। इसे क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यानी तीसरा सी कौन सा है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यू हैव टू कीप इंप्रूविंग ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। फोर्थ है कोऑपरेशन। भाई सबका कॉपरेशन भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस बेसिस पे इंप्रूव करना है तो बहुत लोग कंटाल जाएंगे, बहुत लोग को मजा नहीं आएगा। तो यहां पर हमें क्या करना है? कॉपरेशन चाहिए। दूसरा, आजकल क्या होता है? आजकल 2 टाइप्स के कस्टमर है। आजकल 2 टाइप के कस्टमर है। एक है इंटरनल कस्टमर, दूसरे है एक्सटर्नल कस्टमर। यानी एक्सटर्नल कस्टमर जिनको हम प्रोडक्ट बाहर बेचते हैं। इंटरनल कस्टमर यानी आजकल बहुत सारे कंपनीज में इंटरनल डिपार्टमेंट्स ही हो गए जहां पर लोग प्रोडक्ट इंटरनली खरीदते, यानी उनका जो एक डिपार्टमेंट है वो रिफिल बनाता है, और वो रिफिल जो बना रहा है वही डिपार्टमेंट से जो कंपनी पेन बना रही है ना वो रिफिल खरीदेगी। फिर एक वहां पे वो लोग ने डिपार्टमेंट बनाया होगा जो बॉडी बना रही है, तो वहीं से वो बॉडी बनाएगी और वहीं से वो बॉडी खरीदेगी। और ट्रांसफर प्राइसिंग जो हम चैप्टर देखने वाले आगे, तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग वहां पे कैसे अप्लाई होता है? इंटरनली भी प्राइस एंड प्रॉफिट्स कैलकुलेट होते हैं। तो सिंस इंटरनली भी परचेजेस होते हैं और एक्सटर्नल कस्टमर को भी बेचते हैं, तो यहां पे कॉपरेशन भी तो चाहिए, तब जाके क्वालिटी इंप्रूव होगी। अगर मैं रिफिल अच्छे से बना रहा हूं लेकिन पेन की बॉडी जो बना रहा है वो क्वालिटी में ढील छोड़ रहा है, तो पूरी पेन मेरी खराब बनेगी। इसीलिए मुझे क्या चाहिए? सबका कॉपरेशन भी चाहिए। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका
विकास। तो इसीलिए हमें कॉपरेशन भी जरूरी है। आई होप ये 4 सी आपको क्लियर है। पहला सी कौन सा था? कमिटमेंट। कम ऑन एवरीवन विथ मी। पहला सी कौन सा था? कमिटमेंट। दूसरा कल्चर एस्टेब्लिश करना है। तीसरा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है, कंटिन्यूअस बेसिस पे। चलो मेरे साथ एक्शन करो। तीसरा कंटिन्यूअस बेसिस पे इंप्रूवमेंट करना है। चौथा कॉपरेशन चाहिए, सबका कॉपरेशन चाहिए हमें। तो ये 4 सी हो गए। पांचवा सी कौन सा है? कस्टमर फोकस। जैसे मैंने आपको कहा 2 टाइप के कस्टमर है, एक है एक्सटर्नल कस्टमर, एक है इंटरनल कस्टमर। तो हम ये जो पेन बना रहे हैं वो इनको फोकस पे रख के बनाना है। इनको फोकस में रख के बनाना है मतलब हमें एक तो एक्सटर्नल कस्टमर को कौन सी रिक्वायरमेंट्स है वो हिसाब से बनाना है, और साथ में हमारे जो इंटरनल कस्टमर्स है, जो एम्प्लॉइज है, जो डिपार्टमेंट है, जो स्टाफ है, जो मैनेजर्स है, वो भी खुश होने चाहिए। उनको भी चीजों में इन्वॉल्व करो। जैसे यहां पे लिखा है ना टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, उन्हें भी इन्वॉल्व करो। उन्हें पूछो क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, अगर उनके कोई सजेशन फीडबैक्स है तो वो कंसिडर करो। इसीलिए अगर आप कस्टमर फोकस रहकर ये पूरा काम करते हो तो अच्छे से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट होगा। और लास्ट सी जो है वो क्या है? कंट्रोल। लास्ट सी क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर एंड अवेयरनेस ऑफ करंट बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंप्लीमेंट टीक्यूएम। यानी ये 5 सी इंप्लीमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करो, देखो कोई करेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत है या नहीं। अगर कुछ है तो उन्हें करेक्टिव एक्शंस लेके इंप्रूव करके वापस ये जो सीज है वो अप्लाई करते रहो। तो आई होप आपको ये सारे 6 सी क्लियर है, याद रह गए। एक बार लास्ट रिवाइज करेंगे। अब सबसे पहला कमिटमेंट चाहिए, दूसरा कल्चर होना चाहिए, तीसरा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है, चौथा कॉपरेशन चाहिए सबका, पांचवा कस्टमर फोकस रख के काम करो, एंड छठा कंट्रोल। आई होप ऑल दिस 6 C's आर वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्या है? प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल। दूसरा मॉडल जो टीक्यूएम में आता है दैट इज पीडीसीए साइकिल। क्या है? पीडीसीए साइकिल। ये पीडीसीए साइकिल क्या है वो भी हम अच्छे से याद रखेंगे। विल लिंक इट टू योर स्टडीज। लेकिन उसके पहले ये पीडीसीए साइकिल दिया किसने है? तो इट इज गिवन बाय डीमिंग भाई। कौन है? डीमिंग भाई करके एक अपना बंदा है जिसका पूरा नाम है डब्ल्यू एडवर्ड्स डीमिंग। ही इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये जो क्वालिटी कंट्रोल का टॉपिक है उसमें उसने बहुत सारी बातें की है, एंड ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ थियरीज रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल। हेंस डीमिंग भाई ने यहाँ पे 2 थियरी दी है। एक है पीडीसीए साइकिल जो अभी हम देखेंगे, और उसके बाद है डीमिंग्स 14 पॉइंट मेथोडोलॉजी, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई पीडीसीए साइकिल क्या है। तो पीडीसीए जैसे नाम में लिखा है इट्स वेरी इजी। सबसे पहला क्या है? प्लान। यानी आपको कभी भी क्वालिटी इंप्लीमेंट करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको ये पीडीसीए ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है? प्लान करो। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको प्लान करना है कि भाई मुझे आज कितना पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स आज करने हैं, और रात को उसे इवैल्यूएट करना है, बराबर। तो आपको सबसे पहला स्टेज क्या है? कोई भी चीज में, स्टडीज में प्लान करना है। इसीलिए पीडीसीए साइकिल में भी सबसे पहला स्टेप कौन सा है? प्लान। उसके बाद क्या है? डू। प्लान करके बैठ जाना है, चलो प्लानिंग हो गया अभी रिलैक्स करते। नहीं, आपको रिलैक्स नहीं करना है, आपको काम करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी है। इसीलिए दूसरा जो स्टेप है पीडीसीए साइकिल में वो क्या है? डू। सबसे पहला क्या था? प्लान। दूसरा क्या है? डू। तीसरा क्या है? चेक। प्लान कर लिया, पढ़ाई कर ली, अभी क्या करना है? अभी देखना है कि भाई जो हमने पढ़ाई की है वो बराबर है या नहीं। हमने जो प्रोसेसेस में क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो स्टेप्स लिए, जो एक्शंस लिए हैं वो बराबर है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है? चेक करना है। आप अपनी पढ़ाई कैसे चेक करोगे? टेस्ट देकर, मॉक टेस्ट देकर, टेस्ट सीरीज देकर, एग्जाम्स देकर, खुद कुछ क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करके। वैसे ही यहां पर भी आपको क्वालिटी इंप्लीमेंट हुई तो प्रोसेसेस चेक करो, मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू प्रोसेसेस। यानी सबसे पहले क्या करो? प्लान करो, एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप एक्शन प्लान। दूसरा, इंप्लीमेंट द प्रोसेसेस प्लान। प्लान, डू, चेक और फिर एक्ट। अगर मार्क्स कम आए हैं तो करेक्टिव एक्शंस लो, कोई टॉपिक आपको याद नहीं आया तो करेक्टिव एक्शंस लो, कुछ आप भूल गए हो तो उसे वापस रिवाइज कर लो। वैसे ही यहां पे प्रोसेसेस में कोई मिस्टेक हुई है तो करेक्टिव एक्शंस लेके उसे इंप्रूव करो। आई होप इट इज क्लियर, इट वाज सिंपल, इजी। पीडीसीए साइकिल का फुल फॉर्म क्या है? प्लान, डू, चेक, एक्ट। एक बार मेरे साथ बोलोगे, प्लान, डू, चेक, एक्ट। आई होप पीडीसीए साइकिल इज वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक है डीमिंग्स 14 पॉइंट मेथोडोलॉजी। डीमिंग भाई ने हमें 14 पॉइंट्स दिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो ये जो 14 पॉइंट्स है ना उसे आप इंप्लीमेंट करने की ट्राई करो, ऑटोमेटिकली आपके प्रोसेसेस में क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। आई डोंट थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमें पता होना चाहिए। शायद कोई एमसीक्यू वगैरह कुछ बन जाता है तो आपको सिर्फ बेसिक में पता होना चाहिए। आप अभी मुझे शांति से 5 मिनट सुन लो, आपको सब पॉइंट्स अच्छे से ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। डीमिंग भाई क्या बोलते हैं? एक तो उन्होंने ये 14 पॉइंट मेथोडोलॉजी दी है। These points are principles that help guiding companies in achieving quality improvement. Deeming stressed that quality improvement
कैन नॉट हैपन विदाउट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज दैट कम्स फ्रॉम अपर मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको कहा, अपर मैनेजमेंट को अगर क्वालिटी इंप्रूव करना है तभी जाके नीचे वो क्वालिटी इंप्रूव होने वाला है। ये किससे बताया है? डीमिंग भाई ने। डीमिंग भाई आगे क्या बोलते हैं? He believes that poor quality is 15% due to workers' errors. वो क्या बोलता है कि भाई वर्कर्स की गलती की वजह से तो सिर्फ 15% मिस्टेक्स होती है क्वालिटी में, बाकी की 85%, ये एमसीक्यू में आ सकता है इसलिए ध्यान देना, 15% ऑफ द क्वालिटी बैड क्वालिटी इज ड्यू टू वर्कर्स, पुअर परफॉर्मेंस एंड एरर्स, बट 85% इज ड्यू टू पुअर प्रोसेसेस, सिस्टम्स एंड पुअर मैनेजमेंट। आपके प्रोसेस अच्छे नहीं है, आपके सिस्टम अच्छे नहीं है, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, उसकी वजह से 85% प्रॉब्लम हो रही है क्वालिटी में। यहां पे डीमिंग भाई ने क्या कहा है कि 15% ऑफ एरर इज ड्यू टू पुअर क्वालिटी और एरर्स ऑफ द वर्कर्स वर्सेस 85% एरर्स और मिस्टेक्स इन क्वालिटी, पुअर क्वालिटी इज ड्यू टू पुअर प्रोसेसेस, सिस्टम्स एंड पुअर मैनेजमेंट। और इसीलिए उन्होंने ये 14 पॉइंट दिए हैं। कौन से 14 पॉइंट है तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने दिया है कि क्रिएट पर्पस फॉर इंप्रूवमेंट। इसका मतलब क्या है? आप एक पर्पस बनाओ कि ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट क्यों करना चाहिए, क्वालिटी क्यों इंप्रूव करनी चाहिए। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो लोगों के दिमाग में ये फिट करो कि भाई ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हमें धीरे धीरे जाके अपने बिजनेसेस में क्वालिटी इंप्रूव करनी है। तो एक तो पर्पस क्रिएट करो, दूसरा अडॉप्ट न्यू फिलॉसफी। इसको एक अपने फिलॉसफी में डाल दो कि भाई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये एक टास्क है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना कोई टास्क नहीं है, इट शुड बी योर फिलॉसफी कि नहीं हमारे कंपनी में से जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का ही बनना चाहिए। अभी पर्पस डेवलप हो गया, फिलॉसफी डेवलप हो गई, अभी हमें क्या करना है? अभी आपको करना है सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी। डीमिंग भाई क्या बोलते हैं? अगर आप ये 14 पॉइंट अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो और बिजनेस में टीक्यूएम अप्लाई करते हो तो इंस्पेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनेंगे ही नहीं। ही बिलीव्स दैट देयर वोंट बी एनी प्रोडक्ट्स व्हिच आर ऑफ पुअर क्वालिटी, इसीलिए इंस्पेक्शन की जरूरत होगी नहीं। फोर्थ, वर्क विथ वन सप्लायर टू रिड्यूस कॉस्ट। वो क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा सोचो कि आप एक ही सप्लायर के साथ काम करो। अगर आप एक ही सप्लायर के साथ काम करते हो तो देयर आर चांसेस कि आपका कॉस्ट भी कम हो, आपको कंसिस्टेंसी रहेगी जो रॉ मटेरियल्स आपको मिल रहे हैं उसमें, इससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। फिफ्थ, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जैसे हमने डिस्कस किया टीक्यूएम में, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते ही रहना है, तब जाके हमारी क्वालिटी बेस्ट होगी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टीक्यूएम। अगर आपको कंपनी में टीक्यूएम स्टैब्लिश करना है, कल्चर डेवलप करना है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स भी आपको देने पड़ेंगे, इसलिए ये पॉइंट भी उन्होंने कहा है। लीडरशिप, there has to be a proper leadership in your organization who ensures that quality is maintained at every step. फिर drive out fear. एम्प्लॉयज में जो डर है ना कि हमें क्वालिटी अच्छी करनी है, क्वालिटी अच्छी करनी है, वो फियर उनमें से निकाल दो। अगर वो डरे हुए हैं देन देयर आर चांसेस कि वो हमें जैसा डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए ना वैसा नहीं देंगे। वो या तो हरी हरी में काम करेंगे कि अचीव करना है, या फिर क्वालिटी अचीव करने में काम बिगाड़ देंगे, या फिर प्रेशराइज फील करेंगे, या फिर अगर अच्छा काम जल्दी खत्म हो गया तो फिर टाइम पास करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसकी वजह से जो उनमें डर है ना कि भाई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनना ही पड़ेगा वरना यहाँ पे कुछ हो जाएगा हमारे साथ, वो फियर ऑर्गेनाइजेशन में से निकाल दो। ब्रेक डाउन द सिलोस। यहाँ पे वो उन्होंने क्या कहना चाहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर्स है वो निकाल दो। कहां पर बैरियर्स? तो आजकल बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इंटरनल कस्टमर है। जैसे मैंने आपको कहा, अ कंपनी हैज सो मेनी डिपार्टमेंट्स वेयर ईच डिपार्टमेंट इज परचेसिंग, बाइंग, सेलिंग प्रोडक्ट्स टू ईच अदर। ऐसे केस में अगर बैरियर्स है कि भाई मैं अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा हूं, वो नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, तो ऐसे जो बैरियर्स है वो हटा दो। सब डिपार्टमेंट्स को इक्वली कॉपरेशन में काम करवाओ ताकि वो अच्छा प्रोडक्ट बना सके। उसके बाद वो क्या कहना चाहते हैं? नो स्लोगन्स। ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्लोगन नारा नहीं लगा रही, क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए। इट शुड बी इम्बाइब्ड इन देम। एक अच्छे से प्रॉपरली कल्चर ही आप डेवलप कर लो, ज्यादा बोल बोल नहीं करना है, एक कल्चर डेवलप कर लो, ऑटोमेटिकली पीपल के एक्शंस में वो आ जाएगा। नो कोटाज और न्यूमेरिकल गोल्स। ये सारे डीमिंग भाई के पॉइंट्स है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये सेंट्रली एस्टैब्लिश पॉइंट्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू डीमिंग इफ यू एस्टैब्लिश दिस 14 पॉइंट्स तो आपका बिजनेस में क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ये क्या है? नो कोटाज और न्यूमेरिकल गोल्स। अगेन वही पॉइंट कि अगर न्यूमेरिकल गोल्स आप देते हो तो एम्प्लॉय को टेंशन आता है, फियर होता है, वो अचीव करने में वो शायद क्वालिटी बिगाड़ दे, इसीलिए कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल गोल्स आप देना नहीं।
उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रिमूव एनुअल रेटिंग एंड मेरिट सिस्टम। सेम, अगर आप मेरिट सिस्टम निकाल देते हो तो एम्प्लॉय को कोई टेंशन नहीं रहेगा, वो अच्छे से काम करेगा और क्वालिटी इंप्रूव करने के ट्राई करेगा। इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स, आप एम्प्लॉयज पर भी काम करो, उन्हें भी खुश रखना ट्राई करो, उनके लिए कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स है, कोई एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, उनको अच्छी स्किल्स आप सिखा रहे हो, ट्रेनिंग्स दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय विल फील एम्पावर्ड। तो ये चीजें भी आप करो। और लास्ट, इन्वॉल्व ऑल द वर्कर्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन। अभी वो लोग ऑन फील्ड काम कर रहे हैं आपके वर्कर्स, तो उन्हें पूछो भाई कौन से सजेशंस की जरूरत है, क्या इंप्रूवमेंट हमें करना है, कहां पे हमें इंप्रूवमेंट करना है, क्या हम कर सकते हैं। तो अगर आप सबको इन्वॉल्व करते हो तो आपके बिजनेस में जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो आई होप आपको ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के 3 मॉडल्स हमने देखे, 6C, प्लान डू चेक एक साइकिल और डीमिंग्स 14 पॉइंट मेथोडोलॉजी, ये तीनों आपको क्लियर है। अभी ये जो हमारा टॉपिक है ना TQM, उसके क्रिटिसिज्म्स क्या है, एक बार हम ये फटाफट देख लेंगे, ये दो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। क्रिटिसिज्म ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्या है क्रिटिसिज्म, एक तो द फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड इनमेजरेबल आउटकम्स। कई बार क्वालिटी को मेजर करना ही डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए यहां पर बहुत सारा फोकस डॉक्यूमेंटेशन पे है। प्लान करो, फिर आपको कल्चर स्टैब्लिश करना है, कमिटमेंट स्टैब्लिश करना है, तो ट्रेनिंग्स दो, तो बहुत सारा फोकस डॉक्यूमेंटेशन पे है। और जो आउटकम्स है वो शायद कई बार इनमेजरेबल हो जाता है, इसीलिए ये एक टाइप का क्रिटिसिज्म है यहाँ पे। दूसरा, द एम्फेसिस ऑन क्वालिटी अश्योरेंस रादर देन इंप्रूवमेंट। यहां पर हमें बहुत सारी जगह पे ऐसा बोला है कि आप क्वालिटी अश्योर करोगे बेटर रहे, लेकिन क्वालिटी अगर इंप्रूव करनी है तो हमें कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिलेटेड स्ट्रेटेजीज नहीं दिए हैं। आगे के चैप्टर्स में वैसे भी स्ट्रेटेजीज आएगी, लेकिन TQM जो है इट इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इसलिए वो स्पेसिफिक क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स पे ज्यादा बातें नहीं करता है, इसलिए ये एक उसका क्रिटिसिज्म है। तीसरा, एन इंटरनल फोकस विच इज एट ऑल ऑड्स विद एलाइट कस्टमर ओरिएंटेशन, यानी यहां पर इंटरनल फोकस भी ज्यादा है कि भाई इंटरनली आपके ऑर्गेनाइजेशन में चीजें अच्छी करो। यहां पर कस्टमर के बारे में कहीं पे ज्यादा बात नहीं की है कि बाहर के कस्टमर, जो आपके एक्सटर्नल कस्टमर्स है जिनका प्रोडक्ट बेचने वाले हो, उनको आप कैसे सेटिस्फाई करते हो, उसके बारे में यहां पे ज्यादा बातें हुई नहीं है। और लास्ट क्या है, मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है उसके लिए मॉडल ज्यादा काम का नहीं है। और अभी ये जो लास्ट टॉपिक है, अपने जो डीमिंग भाई थे वैसे ही अपने और एक भाई है कार्ल लॉन भाई, ये क्या बोल रहे हैं, ही हैज रिव्यूड कस्टमर फोकस। हमने जो कस्टमर फोकस वाला पॉइंट पढ़ा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर वाला, विद एन एम्फसिस ऑन टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट कल्मिनेटिंग इन द एम्पावरमेंट ऑफ फ्रंटलाइन कस्टमर सर्विस ट्रूप्स। द मेन फीचर ऑफ दिस एम्पावरमेंट थ्रस्ट हैव बीन, ये बंदा क्या बोल रहा है कि भाई जो कस्टमर फोकस है तो आप एम्प्लॉयज को ज्यादा इन्वॉल्व करने की ट्राई करो, और कैसे कर सकते हो, क्यों करना चाहिए, तो वो सारे सजेशंस उसने यहां पर दिए। सबसे पहला, लॉयल्टी टू द विजन ऑफ द कंपनी थ्रू परस्यूट ऑफ टफ एंड विजिबल गोल्स। आप अच्छे से गोल्स बना लो कंपनी के, और एम्प्लॉयज को वो गोल्स दिमाग में फिट कर दो कि भाई हमारा ये गोल है और ये गोल को अचीव करने के लिए हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है। दूसरा, रिकॉग्निशन ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज एज दे आर ट्रू एसेट ऑफ द कंपनी। आप देखो, डीमिंग भाई बोल रहे थे कि कोई भी मेरिट सिस्टम रखने की जरूरत नहीं है, यहां पे ये कार्जलोन भाई क्या बोल रहे हैं कि आप रिकॉग्नाइज करो, अगर आपके कोई सेटिस्फाइड कस्टमर्स है तो उनके टेस्टिमोनियल्स लेके आप रिकॉग्नाइज करो, कोई अच्छे एम्प्लॉयज है जिन्होंने अच्छा काम किया है तो उनको कोई अवार्ड्स दो। इससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट बना रहता है, दे फील मोटिवेटेड, दे फील प्रिविलेज कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रहा है तो मुझे और आगे अच्छे से काम करना है। डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग टू द पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय एलिमिनेटिंग हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स, यानी ऊपर से सारी चीजें ऑर्डर आ रही है वैसा मत करो, जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसको थोड़ा डिसीजन मेकिंग पावर दो, उसे अगर ऐसा लग रहा है कि ये चीज करने से मेरी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है तो लेट हिम टेक दैट डिसीजन। अगर आप उसे वो डिसीजन लेने देते हो तो उसे भी ऐसा अच्छा लगेगा कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जा रहा है, देन ही विल ट्राई टू इंश्योर कि नहीं भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी हो रही है। और लास्ट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ क्रिएटिव एनर्जी ऑफ द वर्कफोर्स, यानी यहां पे जो हमारा मैनेजमेंट है उसे डिसेंट्रलाइज्ड कर दो, ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं फिर नीचे मिल रहे हैं वैसा नहीं, एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन रखो जहां पे सब इन्वॉल्व है, सबका इन्वॉल्वमेंट है, सबको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जा रहा है। इससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा। तो ये हमें इन्होंने सजेस्ट किया। और लास्ट में दस टू कंक्लूड, अभी ये TQM जो कॉन्सेप्ट है उसका सिर्फ एक कंक्लूजन है कि TQM शेयर्स मच इन कॉमन विद सिक्स सिग्मा। आगे हम सिक्स सिग्मा एक टॉपिक है वो भी पढ़ने वाले हैं, तो TQM और सिक्स सिग्मा काफी सिमिलर है, बट इट इज नॉट सेम एज सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा से ये सेम नहीं है, क्यों? बिकॉज TQM फोकस इज ऑन प्रोसेस इंप्रूवमेंट, whereas सिक्स सिग्मा लुक्स टू रिड्यूस द डिफेक्ट।
ये लाइन मैंने इसीलिए दी है क्योंकि शायद एमसीक्यू में वो लोग पूछ ले कि भाई सिक्स सिग्मा और टीक्यूएम में फर्क क्या है। दोनों क्वालिटी इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, लेकिन टीक्यूएम जो है वो फोकस करता है प्रोसेसेस की क्वालिटी इंप्रूव करने में, और जो सिक्स सिग्मा है वो फोकस करता है प्रोडक्ट के डिफेक्ट्स रिड्यूस करने में। सिक्स सिग्मा ओनली टॉक्स अबाउट रिड्यूसिंग द डिफेक्ट, वो कहीं पे भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट या प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात नहीं करता है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर। हमने अभी तक 2 टॉपिक्स देखे, एक कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, एक बार रिवाइज करेंगे। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, उसके नीचे क्या आता है? कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के नीचे 2 है, प्रिवेंशन कॉस्ट एंड अप्रेजल कॉस्ट। एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के लिए नीचे 2 है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। उसके बाद हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट देखा, जिसके अंदर 3 मॉडल्स देखे, एक 6C, दूसरा प्लान डू चेक साइकिल, और तीसरा डीमिंग्स 14 पॉइंट मेथोडोलॉजी। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।